हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। हम लोग आज अपना लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स का। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने साल्ट्स के फैमिलीज़ के बारे में जाना और साल्ट के बारे में, जिसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में समझा और उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्लोरल-अल्कली प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो आज बेसिकली वो उन चार बचे हुए चार टाइप्स में, तो चार साल्ट के बारे में पढ़ना है जो कि 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना था। तो हम लोगों ने NaCl के बारे में पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बोलिए, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना लेट करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो यहाँ पे समझना है ध्यान से कि अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपको जब एसिड और बेस पढ़ा रहे थे तो आपको ऑक्सी का मतलब बताए थे। ठीक है, ऑक्सी का मतलब बताए थे और उसमें आपको अगर समझे होंगे ध्यान से तो आपको वो भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग, जिसको CaOCl2 भी कहते हैं फॉर्मूला में, उसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग फिर भूल ना जाओ। ठीक है, तो जनरली ये होता है। और आप कह सकते हो कि ये जनरली क्या होता है? क्लोराइड ऑफ लाइम, मतलब कि लाइम आपको पता होगा कि ये उसका क्लोराइड फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें कि इसका कलर की, तो ब्लीचिंग पाउडर ये कॉमनली हम अपने हाउस होल्ड पर्पस में देखे होंगे यूज़ करते हुए। जनरली वो क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या अगर कोई ड्रेस या वाइट कलर का कोई ऐसा कपड़ा है जिसमें कलर लग गया है और दाग छूट नहीं रहा है, तो आप लाइट अमाउंट ऑफ हम ब्लीचिंग पाउडर से अगर हल्का सा ये करके एक क्लॉथ में लेकर के उसको रगड़ेंगे वहाँ पे, तो देखिएगा वो कलर वहाँ पे वो निकल जाता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम समझे तो उसका कलर जो होता है सॉलिड होता है वो, और येलोइश वाइट इन कलर होता है। मतलब पूरा वो वाइट नहीं होगा, जनरली वो हल्का सा पीलापन जैसा उसमें रहता है, तो यानी कि हल्का येलोइश वाइट इन कलर होता है। और देखिए इसका जो इसमें इसलिए ऐसा ही आइडेंटिफाई हो जाता है। जनरली इसका स्मेल जब भी इसके पास या ये जहाँ पे छिड़का रहेगा तो आप देखिए उसका क्लोरीन का स्मेल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा या महसूस करने को मिलेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है किसका? क्लोरीन का। ठीक है, क्योंकि इसका प्रिपरेशन हम लोग अभी रिएक्शन में देखेंगे कि वो क्लोरीन के साथ ही होता है। तो जब कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको CaOH2 भी हम लोग कहते हैं, तो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब इसका आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, तो उसके साथ साथ क्या करेंगे? वो वाटर का भी फॉर्म करेंगे, वाटर भी क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर जब एक्वस फॉर्म में होता है, जनरली वो बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। किस रूप में? जब वो एक्वस रूप में होते हैं। कहने का मतलब उससे जब हम बात करें वो वाटर के साथ मिक्स होकर होंगे तो क्या होगा? वो आपका बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, ये जो ब्लीच वर्ड है ना, ब्लीच वर्ड का मतलब ही क्या होता है? रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल। अगर हम किसी कलर को देखिएगा ऑफन रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लीच का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ कलर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इसको इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट में। ये आपका ऑक्सीडेशन पे वर्क करता है। अब ये ऑक्सीडेशन कैसे? आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े थे मेरे से। देखो तो यहाँ पे CH है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो जा रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन की बात करें, ये क्लोरीन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए। मतलब जो रिमूवल पर्पस के लिए, कलर ऑफ रिमूवल पर्पस के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, तो किसके वजह से हो रहा है? वो क्लोरीन का एडिशन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो ब्लीचिंग पाउडर अपना वो क्या करता है? ब्लीचिंग इफेक्ट को शो कर पाता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में देखो क्या लिखना वो समझना ध्यान से। ब्लीचिंग पाउडर का पहले आप लिख देना, इसका केमिकल नाम लिख देना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जनरल नेम से हम लोग जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उसका कलर लिख दीजिएगा कैसा होता है? वो सॉलिड होता है, और कैसा कलर होता है? वाइट और येलोइश इन कलर। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो जो कि आसान है, कि ब्लीचिंग पाउडर में को आइडेंटिफाई करना इसलिए आसान है क्योंकि उसमें क्लोरीन की स्मेल की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा। और ये वाला रिएक्शन लिख देना और उसके नीचे ये वाला लाइन लिख देना कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग हीट करते हैं या रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है एलॉन्ग विथ वाटर। बस और कुछ आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस ये इतना था आपका ब्लीचिंग पाउडर में। अब उसका यूजेस 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि यूजेस पूछता है, कहीं कहीं पे आपको लिख देगा एप्लीकेशंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो वहाँ पे भी आपका आएगा यूजेस के बारे में ही लिखना है। तो देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर जनरली जो इस्तेमाल किया जाता है वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कह सकते हो कि क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वाटर को क्लीन करने के लिए। ठीक है, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स मतलब समझते हो आप लोग?
वीड मतलब जो आपका क्या मतलब वीडिसाइड्स या वीड्स बोलते हैं ना, अनवांटेड प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जहाँ पे बात करते हैं कि यार्न वगैरह या कॉटन वगैरह का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, वुड पल्प, वुड का पल्प, लकड़ी का जो ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसको क्या करते हैं वहाँ पे पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया था, मतलब उसको रिमूव करने में, किसको, वुड पल्प को रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑलरेडी हम लोग जान लिए कि भाई ये तो वर्क करता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो इस्तेमाल होना बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि और कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैंने आपको बताया जहाँ पे यार्न थ्रेड वगैरह का प्रोडक्शन होता है या फॉर्म बनता है, वहाँ पे पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप तीनों पॉइंट पेपर इंडस्ट्री में भी समझ लिए, इधर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में भी आप समझ लिए। तो ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर का। ज़्यादा कंसर्न, ज़्यादा टेंशन लेके आपको समझना नहीं है, बस आराम से चीज़ों को समझते जाओ, ठीक है। कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लग गया और लाइट का भी सुबह से इशू था, इसलिए वीडियो जाने में थोड़ा लेट हो गया, और बाकी कुछ तो आप लोग भी डिमोटिवेट कर दे रहे हैं। कारण क्या है आप लोग समझ ही जा रहे हो क्यों लेट हो रहा है वीडियो का, ठीक है। अब आता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, यहाँ पे इसको समझना है ध्यान से। अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो देखो यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। वो कैसे हम लोग अभी जानेंगे। तो अगर हम केमिकल नेम अगर जानेंगे बेकिंग सोडा का, तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये इसका क्या है, केमिकल नेम है। क्या है ये इसका केमिकल नेम। तो आप ऐसे भी पहला पॉइंट लिख दो, इट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखना है, ठीक है। लो लिखा हुआ ही था, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हम लोग केमिकल नाम के बारे में जानें जिस नाम से, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो प्रिपरेशन के लिए समझना है कि ये क्या किया जाता है कि ये आपका जो ब्राइन सॉल्यूशन है, NaCl जो होता है, आप एक तरीके का हम लोग पढ़े कि वो ब्राइन सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको रिएक्शन कराया जाता है कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है वो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि जब ब्राइन सॉल्यूशन के साथ क्या करता है, अमोनिया और एलोंग विथ क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये था बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर की अगर हम बात समझे तो बेकिंग पाउडर देखिएगा कि वहाँ पे हम या बेकिंग सोडा की यूजेस की बात समझे तो जो ब्रेड वगैरह देखते हैं ना, फ्लफ़ी बनता है, जो ब्रेड जो हम लोग लेते हैं, देखिएगा हम लोग जो ब्रेड लेते हैं फ्लफ़ी मतलब फूला हुआ बनता है, या केक्स वगैरह फ्लफ़ी बनता है। तो जनरली बनता है किसके कारण, वो आपका आप कह सकते हो कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के कारण या बेकिंग पाउडर के कारण बनता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है। जैसे ही क्या करता है वो है कि उसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, और वो जब वो ब्रेड से पोर से जब रिलीज़ होगा तो उसको क्या करेगा, उसको वो पोर से जब रिलीज़ होगा तो उसको फ्लफ़ी बना देता है। क्या बनाता है, फ्लफ़ी बनाता है। इसीलिए केक वगैरह अगर देखते हैं तो हमको फ्लफ़ी देखने को लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी यूजेस देख लेते हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम यूजेस देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसका। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बट इट अपीयर्स एज फाइन पाउडर। देखो होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है, लेकिन देखिएगा इतना ज़्यादा छोटा होता है तो ये हमको पाउडर जैसा, फाइन पाउडर जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। व्हाट इज़ एम्फोटेरिक, आप पढ़े होंगे तो आपको बताए थे। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दैट रिएक्ट्स बोथ विथ एसिड एंड बेस, बोथ एसिड एंड बेस। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़े होगे आप, जब 9th क्लास में भी हम आपको एक्सप्लेन किए। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो कि रिएक्ट करता है दोनों के साथ, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो क्या करता है, जनरली वाटर में सॉल्युबल होता है आसानी से, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है जो मैं आगे बताऊँगा, ध्यान से समझिएगा। जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, तब देखो क्या होता है वो देखिएगा। तो व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू सोडियम कार्बोनेट। देखिएगा जब बेकिंग सोडा को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूटता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में
टूटता है। और ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होने के बाद ये क्या करता है, ये आपका सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर जाता है, प्रोड्यूस होता है। मतलब कि जब अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें, अगर सोडियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हीट करेंगे तो क्या करेगा, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सॉरी सोडियम ऑक्साइड और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये रिएक्शन जो बनता है ना जनरली, इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये आपको याद रखना है कि पहले मैंने प्रॉपर्टीज़ में आपको बता दिया कि ये सॉलिड में होता है, लेकिन जनरली इतने छोटे होते हैं कि हमको फाइन पाउडर जैसा दिखेगा। एम्फोटेरिक होता है भाई, मतलब इस ये दोनों एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा। पानी में आसानी से घुल सकता है, आप देख सकते हो बेकिंग सोडा को पानी में आसानी से हम घोल भी सकते हैं, ठीक है। उसका ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि जब बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करते हैं तो क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, बोल सकते हैं जनरली हीट करते हैं उसको एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में, तो क्या करता है वो सोडियम ऑक्साइड में क्या करता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। यूजेस देख लो, पता ही होगा आप लोग को कि ये बेकिंग पाउडर यानी कि बोल सकते हैं इसको कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है ताकि बैटर मतलब समझते हो, बैटर का मतलब होता है जब आटा का जो मिक्सचर होता है ना, गीला आटा का फ्लोर का मिक्सचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ फ्लोर आप लिख सकते हो यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ फ्लोर, उसको बैटर बोलते हैं ताकि उसको सॉफ्ट बना सके, तो इसलिए तब तो जाके केक वगैरह थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। ये एंटासिड के रूप में यूज़ होता है, जिसको आप माइल्ड आप बेस भी कह सकते हो। एंटासिड कहने का मतलब जब एसिडिटी वगैरह होता है तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लेग फ्री। देखिएगा, ये टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे टीथ को क्या कर सके, वाइटन बना सके, वाइटिस बना सके, और उसके साथ साथ जर्म्स वगैरह से हमें प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है। ये देखिएगा क्लीनिंग पर्पस के लिए ऑर्नामेंट्स, देखिएगा घर में अगर मॉम लोग होंगी या मम्मी लोग होंगी तो देखिएगा कि उन लोग अगर टेक्निक पता होगा तो उन लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा से ना वो पायल को रब करते हैं, क्लीन करते हैं। इससे क्या होता है कि पायल वगैरह जो होता है ना, सिल्वर का जो ऑर्नामेंट होता है वो जल्दी क्लीन होता है, ठीक है। तो ये आप देखे होंगे, ये अगर देखे नहीं होंगे तो जान लीजिए कि ऐसा होता है, ठीक है। देखो अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो दे रहा है और सोडियम ऑक्साइड भी दे रहा है, अभी हम देखें यहाँ पे, ठीक है। जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, आपको पता होगा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर आप नाम पढ़े होंगे क्लास 8 में, दो तरह का फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ना था आपको, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखिएगा ये जनरली आपका क्या होता है कि आपको पता है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये आपका कंबाइन करता है और उसके कंबाइन करने के बाद वो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप पढ़े होगे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के साथ के बारे में तो यहाँ पे देखिएगा कि सोडियम, अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप ऑलरेडी जानते हैं भाई, ये तो कंबसन का सबसे दुश्मन है, ठीक है। अगर जहाँ पे ये रहेगा तो कंबसन को तो रोक देगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, तब क्या किया जाता है, मतलब कि जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और ये दोनों एज ए कंटेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे, फायर एक्सटिंग्विशर में। कौन से फायर एक्सटिंग्विशर, आपको ये भी बता दिए, एक फायर एक्सटिंग्विशर का आपको नाम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आया बात। अब आ जाओ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बारे में अब हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट के रूप से भी जानते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसका अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि जब सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर मतलब बनाया जाता है कैसे, थर्मल डिकम्पोजन। थर्मल मतलब हीटिंग के वजह से, ये बात समझ लीजिएगा, बार बार थर्मल वर्ड आ रहा है तो अब कन्फ्यूज़ नहीं करना कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, अभी देखो सॉल्वे प्रोसेस क्या है, तो आपको पढ़ना है आगे। एक सॉल्वे साइंटिस्ट थे, उनके ज़रिए ये प्रोसेस दिया गया था कि जब ब्राइन सोल्यूशन के साथ अमोनिया और वाटर को ये सबको रिएक्ट करते हैं, ये पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, आपका सॉल्वे प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सॉल्वे प्रोसेस। या हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़े होगा। अगर कभी भी आपको जानना भी होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिएगा, हम या रिप्लाई कीजिएगा, तो हम आपको अलग से एक वीडियो 2 मिनट का वीडियो आपको बना देंगे किसके बारे में, सॉल्वे प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो अब हम समझते हैं ध्यान से। तो अगर हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर किया जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है, NaHCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है किसके ज़रिए, बाई सॉल्वे प्रोसेस के ज़रिए।
तो देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हीट कर रहे हैं तो ये आपका ये है एक्चुअली सॉल्वेबल प्रोसेस। तो ये देखो ये कन्वर्ट हो जा रहा है आपका क्या में सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको सोडियम क्लोराइड क्या करता है, जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है विद वाटर अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या करता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मेशन करता है अलॉन्ग विथ आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो आपका फॉर्म किया ना, ये आपका फॉर्म किया NaHCO3, ये आपका क्या है, आपका वॉशिंग सोडा है। क्या है आपका वॉशिंग सोडा, ये आप कह सकते हो कि ये आपका जनरली आप बोल सकते हो वॉशिंग सोडा नहीं, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये वॉशिंग सोडा आप इसको और तरीके से आप हम लोग ऑब्टेन करेंगे जब उसको और भी इसका रिएक्शन होगा तब तो हम लोग समझेंगे उसका रिएक्शन कैसे होगा। फिर से हम रिपीट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है, आप एक बार पहले समझते जो हम कर क्या रहे हैं। ये वाला हो गया सॉल्वेबल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो ये जो सोडियम कार्बोनेट जो है ना, ये ऑब्टेन्ड होता है तो वो जनरली ड्राई इन नेचर होता है। अब ड्राई होने की वजह से क्या होता है, ये इसको सोडा ऐश कहते हैं, इसको अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अनहाइड्रस कहने का मतलब जिसमें वाटर का मात्रा नहीं होगा, मतलब कि क्रिस्टलाइन रूप में जनरली होता है। ठीक है, अनहाइड्रस कहने का मतलब कह सकते हो जिसमें वाटर कंटेन नहीं करेगा। जनरली आप कह सकते हो कि क्या करते हैं कि वो एक आपका क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब सूखा हुआ है, कि बोल सकते हैं ना कि क्रिस्टल के रूप में होता है, उसमें वाटर की मात्रा नहीं होती। अब वॉशिंग सोडा कैसे ऑब्टेन होता है वो देखिएगा। रिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, जब वाटर का एडिशन होता है। ठीक है, तो जब वॉशिंग सोडा ऑब्टेन कब होगा, जब सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा, रिहाइड्रेशन करेंगे। मतलब कि सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो ये आपका बनाएगा Na2CO3.10H2O, जो कि आपका क्या है, आपका वॉशिंग सोडा है। क्या है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो आप ये समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हम क्या बोले कि पहले क्या किए कि सोडियम कार्बोनेट को हम लोग मैन्युफैक्चर कैसे किए, जब हम हीट करते हैं किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तब क्या होता है कि आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया तो आपको ये मैंने आपको बताया उसके सब ये भी कि जब ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं तो इसके बाद ये सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो दे दिया, तो ये तो हम सॉल्वेबल प्रोसेस को कह दिए। अब जो ये सोडियम कार्बोनेट जो बना, ये वाला सोडियम कार्बोनेट जो बना वो जनरली ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है, और सूखा हुआ होता है और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको सोडा ऐश भी कहते हैं, क्योंकि उसमें वाटर का कंटेंट बिल्कुल होता ही नहीं है। जनरली वो होता है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इसलिए क्या कहते हैं उसका रिहाइड्रेशन किया जाता है। कहने का मतलब सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करवाया जाता है और क्या बनाया जाता है, आपका बनाया जाता है Na2CO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट कहने का मतलब समझते हैं, डेका अल्कीन ग्रुप पढ़े होंगे तो आपको पढ़े होंगे, ये आपको बताए थे ना कि क्या बोलते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब 3, हेप्टेन का मतलब 7, ऑक्टेन का मतलब 8, नोनेन का मतलब 9, डेका मतलब 10। तो ये डेका मतलब क्या है कि 10 मॉलिक्यूल है आपका किसका, वाटर का। किसका है आपका, वाटर का। ठीक है, समझ में आया आपको मेरी बात। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, यूजेस देख लेते हैं इसका, सोडियम कार्बोनेट का। तो ये क्लीनिंग, आपको अब बताओ वॉशिंग सोडा कहाँ पे याद है, नाम से वॉशिंग मतलब क्या, क्लीनिंग। तो क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए रूरल एरियाज़ में देखिएगा ज़्यादा मतलब मॉडर्न चीज़ लोग यूज़ करते नहीं है, तो वहाँ पे इस्तेमाल इसका करते हैं। ठीक है, देखिएगा इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक एंड पाउडर। डिटर्जेंट केक मतलब खाने वाला केक नहीं, डिटर्जेंट बोल रहा है। ठीक है, क्लीनिंग जो साफ़ सफाई करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का क्या कहता है, वाटर में जो हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आपका पेपर इंडस्ट्रीज़ में पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए या ग्लास को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हो, इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में POP के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जनरली क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी कहने का मतलब क्या, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो वाटर जो होता है वो क्या होता है, हाफ में होता है, इसलिए इसको हेमीहाइड्रेट कहते हैं। कैसे होता है वो, अब बोलेगा पानी को सर आधा कर सकते हैं क्या, नहीं, तो क्यों ऐसे हाफ लिखते हैं उसका भी रीज़न हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, पहले ये समझो। तो केमिकल फार्मूला जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है आपका CaSO4 × 1/2H2O। जनरली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मेशन होता है ना, वहाँ पे आगे हम 2 लिखते हैं। ठीक है,
2 लिखते हैं, और यहाँ पे जो होता है ना ये आपका होता है 1H2O के फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पे जब हम एक CaSO4 को डिनोट करते हैं तो 1H2O जो होता है वो दोनों के लिए होता है, दोनों CaSO4 के लिए होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमको जब 1 CaSO4 की बात करते हैं तो इसलिए हमको यहाँ पे हाफ डिनोट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग हाफ क्यों डिनोट करते हैं आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखो इसको POP कहते हैं, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्रिपेयर किया जाता है किसके ज़रिए, जिप्सम्स के ज़रिए। ये एक मिनरल होता है जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, जनरली आप रॉक कह सकते हो एक तरीके का। ठीक है, जो कि आपका एक तरीके से ये एलम जैसा कलर का होता है, फिटकरी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आप देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब जिप्सम कहने का मतलब इसका फार्मूला होता है जिप्सम का, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, CaSO4 × 2H2O। एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत कीजिएगा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूला में। जिप्सम का हो गया ये CaSO4 × 2H2O, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, हाफ क्यों लगा आपको बताएं, क्योंकि यहाँ पे जनरली 2 CaSO4 होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों हाफ करने का मतलब वो 1 जो H2O है वो दोनों के लिए है। तो जब हम एक CaSO4 की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो हाफ H2O क्या होता है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, तो जब कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। एलॉन्ग विथ क्या करता है, वाटर को 3/2, अब कहीं पे देखो 3/2 नहीं 1/2 भी लिखता है, तो कंफ्यूज मत करना है कि वाटर क्या करता है, इतना अमाउंट में क्या करता है वो रिलीज़ करते हैं। जिप्सम जो होता है जनरली कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये तो हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट, और टू मतलब क्या हो गया, ये आपका H2O हो गया हाइड्रेट, 2 लग गया तो डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो कैल्शियम जिप्सम को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसका केमिकल नाम क्या है आपका, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला जो होता है आप यहाँ पे देख सकते हो जिप्सम का। अब यहाँ पे प्रिपेयर कैसे होता है आपको बताएं कि जब जिप्सम को हीट करते हैं, टेम्परेचर कितना पे 373 डिग्री केल्विन पे, कहने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तब क्या होता है कि ये आपका 3/4 ऑफ द वाटर क्या करता है, ये फॉर्म कर देता है किस रूप में, आपका क्रिस्टलाइन रूप में। मतलब कि अगर 3/4 पानी आपको ये रिलीज़ कर देता है, मतलब कि हट जाता है किस फॉर्म में, आपका क्रिस्टलाइन रूप में, और बचता क्या है आपका 1/2 या आप बोल सकते हो 1/4 बचता है। क्या बचता है, 1/4। तो याद रखिएगा जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अपना 3/4 भाग पानी को क्या करता है, वो लॉस करता है। ठीक है, वो लॉस करता है किस रूप में, क्रिस्टलाइन वाला। आपको देखो वाटर का जब बात करेगा क्रिस्टलाइन के बारे में तो ये चीज़ समझ लो, अगर कहीं पे आपको ऐसे लिखा हुआ है CaSO4 × ½ H2O, तो ½ H2O या 2H2O कुछ भी लिखा हुआ, तो ये 2 बता रहा है क्या आपका, किस चीज़ को बता रहा है, ये आपका क्रिस्टलाइन नेचर को बता रहा है कि इतना क्रिस्टलाइन रूप में है, मतलब कि वो वाटर के रूप में नहीं है, वो आपके क्रिस्टल के रूप में है। तो ये क्या करता है, 3/4 ऑफ द वाटर क्या ऑफ इट्स वाटर क्या करता है, मतलब रिलीज़ कर देता है, और क्या बनाता है आपका, फॉर्म करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद इसका यूजेस क्या है, वाइट पाउडर होता है, ये आपका कहाँ पे आपका देखिएगा कि ये इट हैज़ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्डनेस मास ऑफ वेटिंग विथ वाटर। देखिएगा जब पानी के साथ क्या करता है, ये कंबाइन करता है ना, तो क्या होता है, इसका एक बहुत खासियत है, इसका एक खासियत वाला प्रॉपर्टी है कि ये बहुत इसका मास मतलब ये वज़न जो होता है हार्ड बन जाता है। आप देखिएगा जो इसका एक्सीडेंट वगैरह होता है या फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसको प्लास्टर बोलता है ना, प्लास्टर लगेगा। तो प्लास्टर क्या होता है, जनरली उसका पट्टी जो होता है प्लास्टर किया जाता है, ताकि वो क्या करता है, वो जब तक उसके वो बोन्स को क्या करता है कनेक्ट करने में क्या करता है, वो मदद करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टोर कहाँ किया जाता है, एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। ठीक है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर मतलब इसको हमेशा नमी वाला जगह चाहिए स्टोर करने के लिए। ठीक है, यूज़र्स की बात देखते हैं। यूजेस की बात करें तो ये क्या किया जाता है, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, बोन्स को फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए या राइट पोजीशन में लाने के लिए, जैसा मैंने बताया। खिलौना वगैरह को बनाने के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल, जैसे कि देखिएगा जो वैसा खिलौना टॉयज़ वगैरह या स्टैचू वगैरह कुछ तरह का होता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। या आजकल जो ऊपर देखिएगा होटल्स वगैरह में जो ऊपर के जो बोलते हैं ना सेलिंग वगैरह बनता है, उसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के ज़रिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। चीप ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड को बनाने के लिए। ठीक है, स्टैचूज़ जो मूर्ति की बात की उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केमिस्ट्री लैबोरेटरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है एयर गैप्स को भरने के लिए। कोई भी अपरेटस है या कोई भी टूल्स है तो वहाँ पे जो एयर गैप है उसको एयर गैप को भरने के लिए इस्तेमाल
किया जाता है, मतलब जहाँ पे कोई ऐसा अपरेटस हो, मतलब जहाँ से एयर निकल रहा है उसको एयर टाइट अरेंजमेंट करना है, तो वहाँ पे उसको एयर गैप को भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको ये भी बताते, देखिए घर में प्लास्टर भी किया जाता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिससे एकदम घर एकदम वॉल एकदम चिकना होता है, या कहीं पे अगर टूट गया है या होल हो गया है तो उसको भरने के लिए कांटी का ये ठोकते हैं ना दीवार में, तो देखते हैं ना कि वो कांटी में क्या, मान लो कांटी निकल गया, वहाँ पे कांटी नहीं रखना है तो दीवार ख़राब लग रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करते हैं वहाँ पर लगाते हैं, फिर उसको वो पेंट कर देते हैं ताकि वो गैप को फुलफिल कर सके। तो वही चीज़ समझा रहा है, गैप वगैरह को फुल करने में इस्तेमाल किया। देखो यहाँ पे ये भी लिख दिया, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। जो रूम के वॉल को पेंट करने के लिए, पेंट करने से पहले अगर उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको स्मूथ करना चाहते हैं, पूरा चिकना, जनरली होटल वगैरह में होता है, या आजकल का जो घर बन रहा है उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, एकदम चिकना हो किया जाता है, तो इस्तेमाल किया जाता है किसका? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अब चलते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज का, मतलब आज का क्या है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक, क्रिस्टलाइजेशन। इस पे ज़्यादा हम समय इसलिए नहीं देना चाह रहे क्योंकि ये आपको ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वाटर को क्या करते हैं, इम्प्योर सॉलिड को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है कि क्रिस्टल फॉर्म में, या बोल सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन से जब साल्ट को इम्प्योर फॉर्म से जब क्रिस्टल फॉर्म में लाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जब वाटर को किया जाता है तो क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जनरली यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, द साल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट। मतलब वैसा साल्ट, ठीक है, जो कि क्या करेगा? कंटेन करेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई साल्ट कंटेन करता है तो उसको हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए हाइड्रेटेड साल्ट क्या होता है। हाइड्रेटेड साल्ट कहने का मतलब बोल सकते हैं कि एक ऐसा साल्ट होता है ना, जनरली ऐसा क्रिस्टलाइन साल्ट होता है जो कंटेन करता है, इसके अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? लूजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, लूजली अटैच्ड होते हैं, जैसे आपको समझाते हैं। ये एक आपका क्रिस्टलाइन है, ठीक है, तो इस पर अगर 10H2O बना हुआ है तो ये आपका 10H2O बता रहा है, ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म बता रहा है। मतलब कि ये आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 जिसको बोलते हैं, इसके साथ 10H2O जो है, तो यहाँ बता रहा है कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो वाटर है ना H2O, वो किस रूप में है? आपका क्रिस्टलाइन रूप में है। मतलब जो भी अगर हम बात करें, चाहे कैल्शियम सल्फेट की बात करें या सोडियम कार्बोनेट की बात करें, किसी की भी बात करें, इसके साथ अगर 10H2O या 5H2O या डॉट के साथ अगर H2O कहीं पे भी लगा रह गया तो आपको समझना है क्या कि उसके साथ वो उसका क्रिस्टलाइन रूप को वो क्या कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन करता है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन रूप में वाटर क्या होते हैं? ऐड किए हुए। कैसा होता है? ब्लू इन कलर होता है। चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हो। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, इसमें रीड कर देना, सिर्फ 10H2O, मतलब 10 क्या है आपका? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन रूप में मौजूद हैं। यहाँ पे आपका 2 क्रिस्टलाइन रूप में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था आपका। अब यहाँ पे ये पॉइंट देख लो, जब कोई हाइड्रेटेड साल्ट को क्या करते हैं? स्ट्रांगली हीट करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? दे लॉस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तब क्या करते हैं? ये आपका जो मॉलिक्यूल्स जो लगा हुआ है ना क्रिस्टलाइजेशन वाला या क्रिस्टल्स वाला, वो क्या करता है? रिमूव हो जाता है, वो लूज़ कर जाता है। ठीक है, अब देखो, बाय लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हाइड्रेटेड साल्ट लॉस देयर रेगुलर शेप एंड कलर एंड बिकम कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस। समझो अब मेरा बात को, देखिएगा। अब वो .H2O लगने का मतलब था जो 10 मॉलिक्यूल्स या 5 मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या? वो क्रिस्टल रूप में है। किस रूप में? क्रिस्टल रूप में। अब जब उसको हीट करेंगे तो जनरली हम समझ सकते हैं कि हीट करने से क्या होगा? उसका क्रिस्टल रूप खत्म हो जाएगा और उसका जो अपना शेप एंड साइज़ जो क्रिस्टल वाला मेंटेन किया होगा वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और उसके साथ जो उसका कलर होगा वो भी कलर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक वाइट बोलते हैं ना, कलरलेस पाउडर सब्सटेंस, पाउडर जैसा वो बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, जो पाउडर सब्सटेंस बना तो मतलब क्या है? उसमें आपका वाटर का कंपोनेंट एकदम हट गया। मतलब कि अब वाटर का क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टलाइन फॉर्म खत्म हो गया उससे। तो अब जो चीज़ बचा वो क्या बचा? आपका अनहाइड्रस साल्ट बचा। क्या बचा? अनहाइड्रस साल्ट। अनहाइड्रस साल्ट कहने का मतलब वैसा साल्ट जिसमें क्या होगा? क्रिस्टलाइन वाटर फॉर्म क्या होगा? प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, या कह सकते हो जिसमें वाटर मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वैसा साल्ट जो लॉस्ट कर देता है अपने प्रॉपर्टी को। कौन सा प्रॉपर्टी को? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब उसमें क्या करेगा कि क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म क्या कर जाएगा? उससे अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनहाइड्रस साल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अनहाइड्रस साल्ट। जैसे एग्जांपल देख सकते हो कि जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जनरली जो ब्लू इन कलर होता है, हम लोग चैप्टर 1 में देखे थे,
अब जब इसको हीट किया जाता है स्ट्रांगली तो ये क्या करते हैं, ये अपना क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, जो आपका क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म इसमें जो डॉट के साथ जो लगा होगा वो ख़त्म कर देता है और अनहाइड्रस बन जाता है। यानी कि हम कह सकते हो सिंपल वे में, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो पानी रूप में था तो पानी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, अब जो बचेगा वो सिर्फ ड्राई फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट बचेगा, जो जिनकी जनरली वाइट इन कलर होता है। क्या होता है? वाइट इन कलर होता है। तो यही था आपका क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, यानी कि आप कह सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, कि वो क्रिस्टलाइजेशन अगर डॉट H2O लगा रहा मत समझ लीजिए कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है। और जब उसको हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म को छोड़ करके अनहाइड्रस साल्ट में फॉर्मेशन करता है, जो कि हम कह सकते हैं कि उसमें वाटर का कंटेंट बिल्कुल होता नहीं है। ठीक है, तो आपका चैप्टर 2 आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा इस चैप्टर में तो आप लोग बताइएगा, अपना डाउट को मेंशन कर दीजिए। क्या कीजिए कि उसको हम रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से पहले हम कंप्लीट करते हैं, जब नहीं होता है तब हम उसको क्या करते हैं ना कि लाइव क्लास के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ ऐसा कंटेंट, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं आपका एस चंद से मिक्सचर है और मेरा जो कंटेंट है और दिशा पब्लिकेशन है और मेरे पास एक और बुक है, उसका यूज़ करके हम बनाएं और कुछ नेट का कंटेंट भी हम उठाए हैं। तो कंटेंट जो आपका ओवरऑल बना है एकदम एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटने वाला नहीं। ठीक है, सारा कंटेंट जो चैप्टर को इतना लंबा डिटेल ले जाने तो चाहे तो एनसीईआरटी के हिसाब से 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाए, 2 क्लास बहुत है इनफ, ज़्यादा 3 क्लास। तो चैप्टर को लंबा इतना ले जाने का मेरा मतलब ये है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कुछ भी बच जाता है तो आप क्या कीजिएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको ये वाला टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया। तो अगला वीडियो हम जो कुछ एक्टिविटी 2-3 एक्टिविटीज़ में होगा वो एक्टिविटी का बनाएंगे, तो उसके साथ साथ आपका वो कंटेंट को भी उठा लेंगे ताकि वो भी हम उसको क्लियर कर सकें। अब उसके बाद अगर कुछ ऐसा चीज़ बच जाता है तो उसको हम लोग डाउट क्लास में क्या कर लेंगे, क्लियर कर लिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि डाउट क्लास जब भी लेते हैं ना तो 2 घंटा 2.5 घंटा चला जाता है रेगुलर। तो क्योंकि डाउट होता है एक दो, वो जब वैसा डाउट हमारा वीडियो से ही क्लियर हो जाए तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और जब देखिएगा कि वो डाउट नहीं क्लियर हो रहा तब तो भाई उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए लाइव क्लास तो ज़रूरी है, तो उसको हम लाइव क्लास के ज़रिए शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमको आप लोग का टेस्ट भी लेना है तो उसके लिए कुछ तैयारी भी करना है, मतलब गूगल फॉर्म्स पे हमको आपका क्वेश्चंस वगैरह भी बनाना है, तो इन्फॉर्म कर देंगे आपको इस वीक में, नहीं तो आपका नेक्स्ट वीक में तो श्योर आपका एक टेस्ट ज़रूर होगा साइंस का, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आएगा आपका, तो लगभग 75 या कुछ क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या कीजिए, प्रिपेयर करते रहिए, टेस्ट ज़रूर लेंगे, बायोलॉजी चैप्टर 1, केमिस्ट्री चैप्टर 1 और फिज़िक्स चैप्टर 1। ठीक है, ये 3 चैप्टर को मिला करके आपका टेस्ट होगा, तो आपको अभी इन्फॉर्म कर दिए। और एक चीज़ और, आपका इसका PDF जो होता है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक पे क्लिक करोगे आपको PDF मिल जाएगा, एक चीज़। दूसरी बात, आप लोग सांप की तरह मत रहो। अब ये देखो सांप का मतलब क्या, सांप का मतलब क्या है, कुछ बोलो तो भी सुनते रहेंगे, मतलब हाँ बोल रहे तो भी चुप, ना बोल रहे तो भी चुप। जब वीडियो देखते तो वहाँ पे 2 चीज़ होता है, एक होता है इस तरीके का, आप देखो हमको पेंटिंग उतना आता नहीं है, ठीक है, और एक होता है आपका इस तरीके का। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइक बटन और इसको बोलते हैं डिसलाइक बटन। तो आपकी इच्छा, आप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दिया करो, कम से कम देख के जाओ। अब ये अब बनता है कि आप वहाँ पे वीडियो देख के गए, और जब आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको अच्छा नहीं लगा, या मेरे से कुछ दुश्मनी है कि सर हमको डांटे थे, कुछ किए थे, वो किए थे, चलो बदला लेते हैं, एगो डिसलाइक करते, तो वो भी करके जाओ, लेकिन भाई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करके जाओ, सांप जैसा मत बैठे रहो। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो हम क्विट कर रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है, वीडियो हम अपलोड कर दें जल्दी से जल्दी, आप लोग को होमवर्क दे देंगे, कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।